वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2022 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 13 की। यह प्रश्न है भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। 250 शब्दों के इस प्रश्न में जो मुख्य बात है वह यह है कि भारतीय मिथकों में, कलाओं में और वास्तुकला में सिंह और वृषभ जैसे जो पशु हैं, जो पशु आकृतियां हैं, उनका क्या महत्व रहा है। सामान्य रूप से आप देखिए तो भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से ही, हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से ही, विभिन्न तरह के प्रतीक रहे हैं जो तमाम तरह की चीज़ों को परिभाषित करते रहे हैं। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो ही उसे ही प्रतीकात्मक माना जाता है, यानी वो प्रतीकों में अपनी बात कहती है, बावजूद इसके कि अभी भी वो पढ़ी नहीं जा सकी है। लेकिन हम एक परंपरा देखते हैं और इस परंपरा में जो प्राकृतिक तत्व हैं, जिसमें वनस्पतियां हैं या फिर जो पशु हैं, चाहे वह वन्य पशु हों या पालतू पशु हों, इन पशुओं के जरिए तमाम तरह के प्रतीकों को प्रतिपादित किया गया है। खासकर धार्मिक प्रतीक किसी न किसी रूप में ऐसे में हमें देखने को मिलते हैं। भारतीय परंपरा में देखा जाए तो 4 पशुओं की सबसे ज़्यादा मान्यता रही है और यह किसी भी धर्म के संदर्भ में, जो भारत में पैदा हुए धर्म हैं, उन धर्मों के संदर्भ में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रयुक्त हुए हैं, जिसमें सिंह और वृषभ तो है ही हैं। इसके अलावा हाथी और अश्व यानी घोड़ा, जिसका जो प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुए हैं और व्यापक रूप से इनका प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल हुआ है, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो या फिर हिंदू धर्म के संदर्भ में भी बात करें, अपनी सनातन परंपरा के संदर्भ में भी बात करें, तो हम ये देखते हैं कि इन प्रतीकों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ है। और सामान्य रूप में अगर आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो बौद्ध परंपरा में ये प्रतीक जो हैं, हाथी, सिंह, वृषभ और अश्व जो हैं, वह अनवतप्त सरोवर है, जो बौद्ध धर्मों का एक पवित्र सरोवर माना गया है, उसके द्वार रक्षक के रूप में माने गए हैं। और यही चारों पशुओं के बारे में बात करें तो ये भगवान राम का जो राज्याभिषेक का महत्व है, उसमें 4 प्रमुख द्रव्यों में से इन चारों को भी स्थान दिया गया। जो प्रमुख द्रव्य थे उनके राज्याभिषेक से संबंधित, उनमें इनको स्थान दिया गया है। इसकी बात वाल्मीकि रामायण में कही गई है। इसके साथ साथ केशवदास ने इन्हें भगवान राम के जो राजप्रसाद है, जो उनका महल है, उसके जो 4 द्वार हैं, उन 4 द्वारों के रक्षक के रूप में इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। तो यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य मैं आपको बताना चाहता था। इस प्रश्न के संदर्भ में भी आप इसी संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करेंगे और कैसे यह पूरे के पूरे भारत में जो तमाम शासक रहे हैं या फिर जो भारतीय धर्म रहे हैं, उन धर्मों में इनकी क्या भूमिका रही है, इस परिप्रेक्ष्य को आप समझ सकते हैं। इसको लिखना ऐसे चाहिए, मुझे लगता है कि लोक भावना में पवित्र समझे जाने वाले सिंह और वृषभ आकृतियों ने भारतीय मिथक कला और वास्तुकला को समान अनुपात में प्रभावित किया है। सिंह और वृषभ हिंदू देवी देवताओं जैसे शक्ति और शिव के वाहन, राशि, धर्म, 4 पुरुषार्थ आदि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन चारों पशुओं को, यहाँ पे तो हमें सिंह और वृषभ की ही बात करनी है, लेकिन व्यापक रूप से जो 4 पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थों के संदर्भ में भी इन चारों पशुओं की महानता बताई गई है। प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है सिंह, वृषभ, हाथी और अश्व को। बौद्ध धर्म में सिंह बुद्ध के ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। वृषभ उनके जन्म और यौवन का प्रतीक है। इसी तरह से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का प्रतीक वृषभ है और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। यह प्रतीक राजकीय चिन्हों और उपाधियों का भी हिस्सा बने, जैसे सातवाहनों का राजकीय चिन्ह सिंह था और परमार शासक मुंज की उपाधि कविवृष थी। कला और वास्तुकला के संदर्भ में इसको देखते हैं। वृषभ सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिनिधि पशु है। यहाँ मोहरों, खिलौनों, मृदभांडों पर वृषभ आकृतियां प्रमुखता से मिलती हैं। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर वृषभ और सिंह आकृतियां बड़े पैमाने पर मिलती हैं। श्रावस्ती, रामपुरवा, पाटलिपुत्र आदि स्तंभों के वृषभ
और कपिलवस्तु, वैशाली, सारनाथ, रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, सांची जैसे आदि से प्राप्त मौर्य स्तंभों के सिंह शीर्ष हैं। यानी अशोक के प्रस्तर स्तंभों पे जो मुख्य जानवरों की जो मुख्य पशुओं की जो मिलती है, इसमें इसके अलावा जो बाकी जो 2 पशु हैं उनकी भी मिलती हैं, इसलिए उनको भी दिमाग में रखिएगा। हो सकता है कभी उनके संदर्भ में भी प्रश्न पूछ दिया जाए तो, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्रश्न सिंह और वृषभ के संदर्भ में पूछा गया है तो आप इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं कि अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर सिंह और वृषभ की आकृतियां बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलती हैं। मौर्योत्तर काल में भरहुत, सांची, बोधगया, भाजा, अजंता, नासिक, कार्ले आदि स्तूप विहारों में इन आकृतियों का चित्रकला और मूर्तियों के रूप में प्रयोग हुआ है। गुप्त काल में शैव मत के विकास के साथ वृषभ की मूर्तियों की स्थापना मंदिरों का प्रमुख अंग बन गई। अब गुप्त काल के जो मंदिर हैं, नचना कुठार, भूमरा, तिगवा और एड़न के मंदिरों और इनमें जो लगे हुए स्तंभ हैं उनमें इन पशुओं की आकृतियां, खासकर वृषभ आकृति आप देख सकते हैं। यह प्रतीक दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का भी हिस्सा बने। विशेष रूप से पल्लवों के महाबलीपुरम, चालुक्यों के कोलेश्वर, चोलों के वृदारेश्वर तथा गंगई कोण चोलपुरम मंदिरों में इन आकृतियों की बहुलता है। वृषभ और सिंह भारतीय लोक परंपरा का हिस्सा हैं, इसलिए यह आकृतियां धार्मिक और धर्मेतर विषयों का भी अभिन्न हिस्सा रही हैं। यह प्रश्न इसी संदर्भ में आपको लिखना है। चूंकि उन्होंने मिथक, कला और वास्तुकला के संदर्भ में पूछा है तो आप इन्हीं संदर्भों में इसको लिखेंगे, इससे इतर जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको व्यापक रूप से इस समझ को विकसित करने की जरूरत है कि ये जो प्रतीक हैं वह किस तरह से हमारी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। और दरअसल इसी का एक सिलसिला है कि यह प्रतीक दरअसल सिर्फ ये प्रतीक नहीं है, बल्कि यह इन प्रतीकों के माध्यम से कई विषयों को स्पष्ट करने के लिए सामान्य रूप से लोगों के सामने जो नहीं हो सकता है, संभव है कि जो नहीं पढ़ सकते हो, नहीं समझ सकते हो, यह प्रतीक उनके सामने विशेष धर्म, विशेष स्थितियों को प्रकट करने का माध्यम होते हैं। और इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहें तो चुनाव आयोग भी जब चुनाव में प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, चुनाव चिन्हों का इस्तेमाल करता है, तो उन चुनाव चिन्हों के इस्तेमाल के पीछे का महत्व भी यही होता है कि उसके पीछे की समझ भी यही होती है कि उन प्रतीकों के जरिए, चाहे वो प्रतीक किसी भी चुनाव चिन्ह जो किसी भी तरह का हो, उसके जरिए हम यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि अगर हम पढ़ नहीं सकते, हम देख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते हैं, हम किसी चीज़ को जान नहीं सकते हैं क्योंकि हमें पढ़ना अगर नहीं आता है, तो हम उन प्रतीक चिन्हों के जरिए अपने उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं, उसको वोट दे सकते हैं। तो व्यापक रूप से प्रतीक चिन्हों की बड़ी विशेषता है, इसलिए आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि इन प्रतीक चिन्हों पर आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।